जय भीम साथियों। आज चर्चा करेंगे बाबा साहब के जीवन संघर्ष पे और इस बात पे कि बाबा साहब के संघर्ष के दौरान श्री गांधी और कांग्रेस कितनी बार आपस में टकराए। बाबा साहब के अधिकतर आंदोलनों के बीच में श्री गांधी और कांग्रेस किसी ना किसी उससे वो बीच में आ गए और उनका संघर्ष बाबा साहब के साथ लगातार हुआ। देखिए, सबसे ये बड़ी अजीब बात है कि बाबा साहब का और श्री गांधी का राजनीतिक संघर्ष भारत में तकरीबन एक साथ शुरू हुआ। ये बात समझने की कि 1919 में महात्मा गांधी जी को जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद कांग्रेस का महासचिव बना के उनके हाथ में बागडोर सौंपी गई। वो सक्रिय हुए, एक्टिव हुए और वहीं बाबा साहब 1919 में साउथ बोरे कमेटी आई थी एक अंग्रेजों की, उसके समक्ष उनके साक्षात्कार हुआ अछूतों के विषय में। तो बाबा साहब और श्री गांधी का तकरीबन एक ही वर्ष 1919 में ही इस देश में राजनीतिक सफर शुरू हुआ। बाबा साहब इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ के आए थे। 1918 में भारत लौटे और श्री गांधी 1915 में आ गए थे साउथ अफ्रीका से। अब मैं बाबा साहब के जो संघर्ष है, 1919 में बाबा साहब ने साउथ बेरो कमेटी, एक अंग्रेजों की एक कमीशन आया था, उसके समक्ष बाबा साहब को पहली बार, बिल्कुल यंग थे, स्टूडेंट, वो पढ़ के आए थे तभी, 1919 में पहला साक्षात्कार उन्होंने बाबा साहब ने साउथ बेरो कमेटी के सामने रखा। और देखिए, ये समझने की बात है कि उसी में 1919 में ही बाबा साहब ने जो अनटचेबल्स की, अछूतों की पॉलिटिकल मांग, जो बाद में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने चर्चा की और उसको मजबूती से रखा, और जिसके वजह से जो कम्युनल अवार्ड और 2 वोट का अधिकार मिला था, वो 1919 में जो साउथ बेरो कमेटी के सामने जो पहला साक्षात्कार बाबा साहब का हुआ था एज ए अनटचेबल लीडर, तो वहीं से शुरुआत हुई थी बाबा साहब की संघर्ष में कूदने की। और उसके बाद बाबा साहब ने 1920 में मूक नायक पहला उन्होंने अपना अखबार उन्होंने शुरू किया कि जिससे कि वो ज़्यादातर लोगों तक, अपने दलित समाज तक पहुंच पाए। उनको उन्होंने कुछ दिन चलाया और फिर बाबा साहब को लगा कि उनकी जो पढ़ाई पूरी रह गई है, उनकी पीएचडी बाकी थी अर्थशास्त्र की, और उनका बार एट लॉट, उनका एलएलबी भी बाकी था। तो उसके बाद वो 1920 एंड में फिर वापस वो चले गए इंग्लैंड पढ़ने, और फिर 1923 में लौट करके आए अपनी पढ़ाई पूरी करके, और फिर उन्होंने फिर दोबारा से शुरुआत की अपने संघर्ष की, और 1924 में उन्होंने समता सैनिक दल का गठन किया। और उसके बाद उनकी लगातार संघर्ष उनकी शुरू हो गया, जो मूवमेंट उनका पूरी तरह से पूर्ण रूप से वहाँ शुरू हो गया। उधर श्री गांधी अपने कांग्रेस की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गए और 2024 तक आते आते श्री गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और अब ये 2 महारथियों की जो संघर्ष लड़ाई है, क्योंकि वो श्री गांधी सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल था भारत का, जो अगुवाई कर रहा था, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई कर रहा था, और एक तरफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सदियों से इस देश के स्वर्ण हिंदुओं के गुलाम कौमें थी, अछूत, उनके आज़ादी के संघर्ष को वो डट के मुकाबला कर रहे थे। देखिए, लड़ाई बिल्कुल बराबर चल रही थी। श्री गांधी देश की आज़ादी की बात कर रहे थे, और बाबा साहब जो सदियों से इस देश के अछूतों के गुलाम, उनके स्वर्णों के, ऊंची जातियों के गुलाम थे, उनकी आज़ादी की लड़ाई की बात कर रहे थे, उनके आज़ादी का संघर्ष चला रहे थे। अब बाबा साहब चूंकि विदेश पढ़ के आए थे, और बाबा साहब की एक पहचान बहुत बड़ी ऑलरेडी बनी हुई थी, क्योंकि 1916 में 16 में जब बाबा साहब कोलंबिया में पढ़ रहे थे,
तो तब उन्होंने इस भारत की जातिवाद के विरुद्ध उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था वहाँ पर अपने कॉलेज के एक उसमें सम्मेलन में, और उन्होंने एक उस पर लेख लिखा था कि जो लेख पूरी दुनिया में वो पूरी तरीके से फैल गया था कि भारत में जातियों के ऊपर उनका एक पूरा लेख था। और उसी के साथ साथ बाबा साहब ने जब अपनी अर्थशास्त्र की जब पीएचडी की थीसिस उन्होंने लिखी 1921 में, जब वहाँ पर इंग्लैंड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब उन्होंने जमा कराई अपनी पीएचडी की थीसिस जमा कराई, तो उसका टाइटल था प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तब बाबा साहब ने 150 देशों पे राज करने वाले अंग्रेज, जो 150 देशों में राज करने वाले मालिक, उनकी अर्थव्यवस्था को ही चुनौती दे दी। बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारी तो ये पूरी की पूरी ये थ्योरी गलत है। उन्होंने कहा जो जिस तरीके से तुम्हारा आर्थिक ढांचा है भारत में खास तौर पे, वो उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी के रूप में उन्होंने लिख के दी, तो उससे पूरी दुनिया में और अंग्रेजों में एक बाबा साहब की पहचान ऑलरेडी उनकी बनी हुई थी कि जिसको ये बताते हैं कि वो यहाँ पर आया और ऐसा आया। जब वो पढ़ रहे थे, पढ़ते समय उनका वो था। और बाबा साहब ने जो वहाँ बार एट लॉ वहाँ पर, जबकि वहाँ अपना बैरिस्ट्री वकालत के सबसे बड़ी जो वो होती है डिग्री बैरिस्ट्री जब उन्होंने पूरी की, तो उनको सब वहाँ जानते थे। और जब बाबा साहब का ऑलरेडी 1919 में साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने उनका साक्षात्कार हो गया था, और 1920 में उन्होंने अपना मूक नायक बनाया, और फिर लौट करके समता सैनिक दल बना के उन्होंने लड़ाई शुरू की। अब देखिए, बाबा साहब को ये पता था कि इस देश में, भारत में, जो 1919 में जो अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध के बाद भारत के ऊपर जो भारत अधिनियम बनाए थे, कानून बनाया था, जो वो जो थोपे थे कानून बनाए थे, तो उससे इस देश में एक हंगामा मच गया था, एक असंतोष फैल गया था। कांग्रेस और दूसरे लोगों ने उस पर असंतोष फैलाया था, तो जिसकी वजह से अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम 10 साल बाद, करीब 10 साल के बाद हम दोबारा इस पर रिव्यू कमेटी भेजेंगे कि 10 साल इसको लागू करके देख लेते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस करनी है। तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि कोई एक और कमीशन भेजेंगे जो इस पर रिव्यू करेगा कि इसमें क्या क्या खामियां हैं इस कानून में, जो इंडिया एक्ट बना था। तो इसीलिए बाबा साहब को पता था कि अब ये 1928-29 के आसपास कोई कमीशन अंग्रेज भेजेंगे, और उस कमीशन के समक्ष अंग्रेजों अछूतों का भी सवाल रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बाबा साहब ने अपने संघर्ष को, डे टू डे के संघर्ष को जारी रखा। जो अंग्रेजों की उसकी अछूतों की बात उठानी थी उसको लगातार शुरू किया, और 1926 में बाबा साहब मुंबई जो उसकी महानगर उसकी जो वो थी काउंसिल थी, उस काउंसिल में वो मनोनीत हो गए, और उसमें एक सदस्य के रूप में उन्होंने अपने अछूतों की एजुकेशन की बात उठानी शुरू की। उनके पीने के पानी को नहीं लेने देते थे उसकी, और दूसरे उनके अधिकारों की बात उन्होंने उसमें अपनी शुरू की, उनमें रखनी। तो बाबा साहब ने फिर कहा कि भैया अब वो कमीशन आने वाला। उससे पहले बाबा साहब ने 19 मार्च 1927 में इस देश में अछूतों के को पानी पीने पे प्रतिबंध था। नालों, सार्वजनिक उस पे नदियों से, बावड़ियों से, तालाबों से, कुओं से, नलों से उनको पानी लेना मना था। तो उन्होंने चावदार तालाब के पास महाराष्ट्र में उन्होंने एक सत्याग्रह शुरू कर दिया, पानी आंदोलन उसको कहते हैं, पानी सत्याग्रह। और मार्च 1927 में उन्होंने शुरू किया उसको, और उसके बाद वो आंदोलन बड़ी तेजी से फैल गया, और बाद में उन्होंने पानी पी करके उसको, सितंबर में पानी पी करके, और फिर उसको काफ़ी लंबा चला करके, और उसको पानी पी करके उसको आंदोलन को उन्होंने स्थगित किया। और 3 फरवरी 1928 को तय हो गया था कि साइमन कमीशन भारत आएगा, और बाबा साहब बिल्कुल पूरी तरह चील की तरह आंखें गड़ाए थे कि ये कमीशन आएगा, जो कि भारत इंडिया एक्ट जो बना है उसके ऊपर वो अपनी बातें रखेगा, वह सुनेगा, लोगों की बातें सुनेगा, साक्षात्कार लेगा, तो मैं भी उसमें अपनी बात को रखूं। लेकिन यहाँ पर एक बात हो गई, क्योंकि बाबा साहब के जो वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी था, उससे पूरे जो उन्होंने वो लिखा था, अपना थीसिस लिखी थी अर्थशास्त्र की, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो उनका
डॉक्यूमेंट था, उससे पूरी दुनिया में अंग्रेजों में हाहाकार मच गया और अंग्रेजों को लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई बैंकिंग सिस्टम को लाना बहुत जरूरी है जिससे कि ये समस्या का समाधान हो। तो बाबा साहब को जानते थे, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने जो 7 लोगों की कमेटी बना करके भेजी भारत, साइमन जो थे उनके नेतृत्व में साइमन कमीशन, उसमें 7 लोग थे जिसमें 6 अंग्रेज। और देखिए बड़ी विशेष बात है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भारत से उस कमेटी में रखा, 7वां सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को रखा, जिससे कि कांग्रेस और ये दूसरे जो और वो थे दल थे यहाँ पर जो आज़ादी की लड़ाई में थे, बस वो पूरी तरह से, खासतौर पे कांग्रेस, वो बिफर गए कि साइमन कमीशन में अगर लेना था तो किसी कांग्रेसी को लेना था, सबसे बड़ा दल है ये अंबेडकर, इसको कौन है ये, अंबेडकर को इसमें लिया है अंग्रेजों ने। तो वो पूरी तरह से अपना अपमान समझ के उन्होंने घोर विरोध उसका साइमन कमीशन का किया। वो सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय जी के उसमें लाहौर पे जब वो पहली बार आया तो बड़ा भारी आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में भगत सिंह भी थे, बहुत नौजवान थे, वो अलग कहानी है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। तो फिर बाबा साहब ने, जब वो साइमन कमीशन भारत आ गया तो साइमन कमीशन ने वादा किया था कि उसमें जो अछूतों की जो पूरी आज तक का जो इतिहास चीज़ें हैं वो उस पर स्टडी करेगा और वो डॉक्टर अंबेडकर से उस पर साक्षात्कार लेगा। इसीलिए जब 1928 में आया, फरवरी में आया, तो 6 महीने के बाद फिर बाबा साहब का विस्तारित रूप से उस पर इंटरव्यू है और पूरे अछूतों की समस्या पे, उनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे, पृष्ठभूमि पर, और उनके सामाजिक, भारत में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, उनकी तमाम चीज़ों के ऊपर बाबा साहब ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। वो अलग बड़ा डॉक्यूमेंट है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सामने पूर्ण रूप से उस बात को रखा 1928 में। और दूसरी बात यह, जो पानी का आंदोलन बाबा साहब ने 1927 में कर दिया था, उसको भी प्रमाण सहित रखा कि ये देखो, साइमन कमीशन के सामने रखा एक प्रमाण के रूप में कि ये देखिए, ये जो आंदोलन चला, सत्याग्रह चला, कितना हमारे ऊपर अत्याचार हुए, यहाँ पानी नहीं लेने दिया जाता है। क्योंकि ये तमाम लोग, कांग्रेस और दूसरे लोग, अंग्रेजों को कभी ये बताते नहीं थे कि इस देश में, भारत में अछूतों के विरुद्ध बहुत क्रूरताएं होती हैं, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं लेने दिया जाता। तो उसके प्रमाण के रूप में बाबा साहब ने जो आंदोलन किया था 1927 में, चावदार तालाब, महाड़ जो नगर पालिका पर किया था, तो उसके तमाम डॉक्यूमेंट थे। क्योंकि अंग्रेज पुलिस भी वहाँ पर थी, पुलिस को दे करके वहाँ सत्याग्रह चला, वहाँ पत्थर मारे आंदोलनकारियों पर उन सवर्णों ने, और फिर वहाँ बाबा साहब ने वहाँ पानी पिया। उसके बाद फिर हमारे लोगों की पिटाई हुई, बहुत सारे अत्याचार हुए, तो सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड थे और बाबा साहब ने वो सब साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए उसके सामने, साइमन कमीशन के सामने। देखिए, मैं साइमन कमीशन को इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि साइमन कमीशन ही वो ग्राउंड बना, मेन जो ग्राउंड बना उसका गोलमेज सम्मेलन का ग्राउंड बना, कि जो गोलमेज सम्मेलन बुलाए अंग्रेजों ने 1929 और 30-31 में जो 3 सम्मेलन हुए, वो सम्मेलनों का जो सिफारिश की थी वो गोलमेज सम्मेलन की, वो साइमन कमीशन ने की थी। और दूसरी बात ये कि बाबा साहब को जो रिप्रेजेंटेशन मिला था गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के रिप्रेजेंटेटिव होने का, वो इसी साइमन कमीशन की उस सिफारिश के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर का जो वहाँ साक्षात्कार हुआ, जो साक्ष्य दिए, उसी के आधार पे साइमन कमीशन ने वहाँ पर अंग्रेज सरकार को ये रिकमेंडेशन दी थी कि डॉक्टर अंबेडकर ही रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको बुलाया जाना चाहिए, अछूतों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गोलमेज सम्मेलन में। तो जब 2 साल बाद 1930 में जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया कि गोलमेज सम्मेलन में वो नहीं जाएंगे, उसमें 1930 के नवंबर 1930 में था, कांग्रेस ने बहिष्कार किया और डेट फिक्स हो गई। लेकिन बाबा साहब को एक बार फिर साक्ष्य चाहिए थे, गोलमेज सम्मेलन में जाना है तो और ठोस सबूत देने थे कि सामाजिक तौर पे हमारे ऊपर कितने प्रतिबंध हैं, पीने के पानी से, दूसरी चीजों से लेके तो छोड़ो, यहाँ तक कि जो सार्वजनिक मंदिर हैं, मंदिरों में भी हमें जाने के प्रतिबंध है, जो धार्मिक स्थल हैं वहां भी नहीं जाने दिया। तो बाबा साहब ने मार्च 1930 में मंदिर प्रवेश के आंदोलन को छेड़ दिया
और मंदिर प्रवेश का आंदोलन का सत्याग्रह सबसे पहले बाबा साहब ने डिसाइड किया। नासिक में कालाराम मंदिर है जो आज भी है, कालाराम मंदिर नासिक, वहां पर बाबा साहब ने ऐलान कर दिया कि हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी इस धरती पे पैदा हुए हैं सभी लोगों की तरह, और हमारा भी पूरा अधिकार है कि किसी भी उसमें सार्वजनिक जगह पे जाना। और मंदिर सार्वजनिक स्थल है क्योंकि वो वहाँ पर पूजा के लिए बनाए गए हैं, तो इसमें हमारे लोग भी, उनको रोका नहीं जाना चाहिए, उनका भी अधिकार है वो जाएं। जब बाबा साहब ने ऐलान कर दिया मंदिर प्रवेश का, तो वहां पर 15,000 से ज्यादा वहां पर अनटचे अछूत वहां पहुंच गए बाबा साहब के समर्थन में, और वहां पर जम के पत्थरबाजी हुई, वहां डंडे चले, वहां के जो महंत थे, जो अपर कास्ट, वहां स्वर्ण समाज, उन्होंने वहां जम के, वहां पर बाबा साहब भी घायल हो गए उसमें, और वहां पर दबा के उनके विरुद्ध डंडे चले, आंदोलन हुआ दबा करके। तो फिर बाबा साहब ने वो लड़ाई के बाद, फिर बाबा साहब ने वो जो मामला था वो कोर्ट कचहरी चला गया, वहाँ केस बने, सारी चीज़ें हुई, बाबा साहब के विरुद्ध भी केस हुआ, और वो कोर्ट में केस वहाँ पर चला गया। तो उससे खिन्न होकर के, आपको याद होगा वो आता कि बाबा साहब ने वो मनुस्मृति का भी दहन किया था, जब हमारे लोगों के विरुद्ध, जब वो इतना अत्याचार हुआ, डंडे मारे गए, जब उनके विरुद्ध पत्थरबाजी हुई, केस किए गए, तो वहाँ पर उन्होंने फिर वो उसका मनुस्मृति का दहन किया। लेकिन जब बाबा साहब, फिर उसके तुरंत बाद, आंदोलन के बाद उनको जाना था, क्योंकि 1 महीना लगता था कम से कम पानी के जहाज में बैठ के जाने में इंग्लैंड, पहले गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस ने तो बहिष्कार किया, लेकिन बाबा साहब तो गए, बाबा साहब को तो मौका चाहिए था, बाबा साहब गए। और दूसरे और भी जो लोग थे, चाहे मुस्लिम लीग के लोग हों, चाहे वो सिख हों, चाहे एंग्लो इंडियन हो, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो राजे महाराजों के प्रतिनिधि हों, सबको, ज़्यादातर को बाबा साहब, उन्होंने, अंग्रेजों ने इनवाइट किया था, क्योंकि उसमें कानून में सुधार होना था, एक कानून बनना था, और जिससे कि ये देश को आगे बढ़ाना था। तो बाबा साहब जब पहुंचे नवंबर में, वहाँ पहुंच गए 1930 में पहले गोलमेज सम्मेलन में, तो वहाँ पर बाबा साहब ने अपनी बात वहाँ पे रख दी, अपना मेमोरेंडम उन्होंने रखा, वो अपनी चर्चा भी की, और उन्होंने जो अछूतों के जो अधिकार, राजनीतिक अधिकार जो मिलने चाहिए थे, और जो मिलने चाहिए, उन अधिकारों को उन्होंने शिक्षा के रूप में, राजनीतिक अधिकार, उसमें नौकरियों में अधिकार, उसमें हर चीज़ में अधिकार उन्होंने, बाबा साहब ने वहाँ पर अपना रख दिया। ये मैंने कल भी वीडियो में बताया था, इस पे मैं विस्तार से बात नहीं करूँगा, लेकिन इस पे, इस जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में बाबा साहब ने कांग्रेस को, अर्थात श्री गांधी को यहाँ पर पराजित किया, और वो जीत करके आए, और उन्होंने अपना डबल वोट का राइट, और वो उन्होंने हासिल कर लिया, डबल वोट का राइट प्लस अपना सेपरेट इलेक्टोरल। देखो, सेपरेट इलेक्टोरल ये होता है, एक ये बहुत सारे लोगों को पूछ भी रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरल होता है कि अलग से आपकी वोटर लिस्ट जो होती है वो अलग अलग होंगी, स्वर्णों की अलग होंगी, और हमारी वोटर लिस्ट हमारी अलग होंगी। और जो डबल वोट का राइट है कि जो रिजर्व सीटें होंगी उस पर हमारे लोग वोट करेंगे, अनुसूचित जाति के ही लोग वोट करेंगे अपने कैंडिडेट को, वही उसको, दूसरा कोई नहीं करेगा, हमारे लोग करेंगे। और जो अनरिजर्व सीट है वहां पर भी हमारे लोग उनको, जनरल को वोट करेंगे। तो दोहरा फायदा, डबल वोट का फायदा। और जिससे कि एक तो ये होता है कि जो हमारा कैंडिडेट लड़ता अपनी रिजर्व सीट पे, तो उसको इनका सवर्णों का, इन दूसरी का अपर, ये जो वर्ण व्यवस्था के सवर्ण है, इनके जरूरत नहीं होती इनके वोट की। इनके घरों पे शर्मा जी, वर्मा जी, ठाकुर साहब, फलाने साहब, ढिकड़े साहब, इनको एक सामाजिक जो इंजीनियरिंग करनी पड़ती है ना आजकल, वो संयुक्त चुनाव प्रणाली में, वो नहीं करनी पड़ती। हमारे कैंडिडेट को हमारा ही जो वोटर है, जो हमारे अनटचेबल्स थे, वो ही वोट डालते और उन्हीं के वोट से वो जीतता। तो उनको वो कभी भी प्रेशर में नहीं आता, ना तो कभी इनको वो वोट मांगने जाता तो इनसे डरता नहीं, और अपने ही लोग वोट करते तो अपने लोगों के लिए खुल के काम करता। तो इसीलिए वो वोट, डबल वोट का अधिकार ये था कि एक सेपरेट इलेक्टोरल होगा, उनका अलग होगा, हमारा अलग होगा, और हमारे कैंडिडेट को हमारा ही आदमी डालेगा। लेकिन उनकी सीटों के ऊपर, जो सामान्य सीटें वहाँ जो हमारे लोग रहते हैं, उनको भी उनकी लिस्ट में हमारे लोगों का वोट होगा, और उनको भी हम वोट देंगे, तो वो भी फायदा होता।
क्योंकि वोट के लालच में उनके लोग हमारे पास आते और फिर हमारे लोगों का वो शिक्षा, बजट, सारी चीज़ों में वो होता, फायदा होता, तो हमारी तरक्की होती, आगे बढ़ते। हमारे वोट के लालच में वो हमें कुछ कुछ प्रलोभन देते, हमारी मांगों को रखते, हमारी आवाज़ उठाते। तो इसलिए हमारा डबल वोट का जो राइट था, सेपरेट इलेक्टोरल, ये इस तरीके से वो सिस्टम था। लेकिन वो गांधी जी बैठ गए उसके विरुद्ध, और वो मैंने कल परसों सुनाई थी कहानी। और फिर भी बाबा साहब ने उसमें बहुत कुछ चीज़ें ले ली। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बहुत बड़ी एक घटना हुई 1932 में, ये सब झंझट खत्म हो गए। और बाबा साहब लगातार अपने सामाजिक आंदोलन के साथ साथ, अपने लोगों की लड़ाई के साथ साथ, बाबा साहब पॉलिटिकल, राजनीतिक लड़ाई के बारे में भी सोच रहे थे। उस तरफ भी उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए भी उनकी पूरी तरह से नज़र थी। पहली बात तो ये खुद वो उसमें मनोनीत हो गए थे, उसकी विधान परिषद में, मुंबई विधान परिषद में, तो वहाँ पर वो अपनी बात रख रहे थे, वो तमाम चीज़ें वहाँ लड़ रहे थे। उनका एक अपना एक लेवल हो गया था पॉलिटिकली, वो वहाँ पर अपनी बात को रख रहे थे। दूसरी बात ये हुआ कि जो उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपी, जो उसमें अपना एक दस्तावेज लिखा था अपनी पीएचडी के दौरान, जिस पे अंग्रेज हिल गए थे बुरी तरीके से, उन्होंने 1933-34 में वहां पर 1934 में एक कानून पास कर लिया उसी दस्तावेज के ऊपर। बाबा साहब के बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, या बहुत कम लोग बताते हैं कि बाबा साहब के उस प्रॉब्लम ऑफ रुपी, उस दस्तावेज से इतने प्रभावित अंग्रेज हुए कि उन्होंने 1934 में इंग्लैंड में उन्होंने एक रिजर्व बैंक का उन्होंने कानूनी पास कर लिया अपनी संसद में। और 1935 में उन्होंने सबसे पहला रिजर्व बैंक भारत में, 1 अप्रैल 1935 को भारत में पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बाबा साहब की उस प्रॉब्लम ऑफ रुपी, उस दस्तावेज पर। उसमें जो उन्होंने सिफारिशें की थी, जो कमियां बताई थी, उन सबको देखते हुए अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात मान करके रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक का एक कानून पास किया, अधिनियम 1934 में। और 1935 में पहला रिजर्व बैंक बाबा साहब उन्होंने भारत में खोल दिया। अब उसके साथ साथ जब आपको पता होगा गोलमेज सम्मेलन पे मैं वापस आया 1932 में, जब वो हो गया, पूना पैक्ट हो गया, तो अंग्रेजों ने उस पैक्ट को सहमति दे दी क्योंकि जॉइंट था वो। उसके बाद जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो कानून बने थे वो इंडिया एक्ट के रूप में 1935 में वो देश में लागू हो गया। भारत अधिनियम के रूप में 1935 में वो कानून लागू हो गया। और उसमें एक नई व्यवस्था हुई कि उसमें महारानी के ही उसमें नेतृत्व में यहाँ पर अलग अलग राज्यों के चुनाव होंगे और उस चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां अपना हिस्सेदारी करेंगी। तो बाबा साहब ने भी 1935 में अपना राजनीतिक दल उन्होंने बना लिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, आजाद मजदूर पार्टी। बाबा साहब ने पहला राजनीतिक दल अपना बनाया, आजाद मजदूर पार्टी, 1935 में। और 1936 में चुनाव हुए और पूरे देश में तो बाबा साहब की पार्टी लड़ी नहीं क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। लेकिन मुंबई विधान परिषद में उन्होंने अपने 17 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें 17 कैंडिडेट में उन्होंने कांग्रेस को डिफीट किया और 17 में से 15 सीटें बाबा साहब की पार्टी ने जीती। है रिकॉर्ड है। 1935 के पहले ही चुनाव में बाबा साहब की पार्टी ने वहां पर 17 में से 15 सीटें जीती और कांग्रेस को पूरी तरह शिकस्त किया। जबकि कांग्रेस बहुत फेमस और बहुत बड़ा दल था देश के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई को मुखरता से लड़ रहा था, उसके बावजूद में बाबा साहब की पार्टी ने उसको हराया। और 1936 के बाद उनका संघर्ष बाबा साहब का लगातार चल रहा था, विधान परिषद में भी और वैसे भी लगातार आंदोलन चल रहे थे, वो लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, पूरे देश में अपने उसको फैला रहे थे जबरदस्त तरीके से। तो 1940 में, लेकिन उसी दौरान 1936 में उनकी पत्नी की भी देहांत हो गया, बाबा साहब की पत्नी का। वो उसमें भी डिप्रेशन में चले गए थे और उसके बाद उनकी लड़ाई आगे लगातार चल रही थी। तो फिर 1942 में बाबा साहब को 40 में ऑफर आया और उसके बावजूद 1942 में बाबा साहब भारत के प्रथम अंग्रेजी सरकार में प्रथम लेबर मिनिस्टर बने, लेबर मेंबर बने। वो इक्विवेलेंट था लेबर मिनिस्टर। और बाबा साहब ने उसमें रहते रहते इस देश के श्रम कानून बहुत सारे कोयला मजदूरों के लिए कानून बनाए, जो वहाँ पर कोयला मजदूर जो महिलाएं उसके अंदर जाते थे, उसके कोयला खदानों के अंदर जाते थे जिनके कोई अधिकार नहीं थे,
कोई कानून नहीं थे, कुछ डेथ हो जाए कुछ हो जाए तो उनको कोई मुआवजे नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो उनके लिए बाबा साहब ने कानून बनाए और महिलाओं का खदानों में जाने पे प्रतिबंध लगाया। और उसके साथ साथ बाबा साहब ने इंश्योरेंस एक्ट बनाया। बाबा साहब ने फिर उसमें जो आगे के जो कानून 1947 का जो आईडी एक्ट है उसके बाबा साहब ने काम पूरा कर लिया था और मिनिमम वेजेस एक्ट को बना लिया था। बाबा साहब ने महिलाओं की मजदूरी को इक्वल करा था। पहले बाबा साहब से मंत्री बनने से पहले इस देश में महिलाओं का जो मजदूरी कम होती थी और आदमियों की पुरुषों की ज्यादा होती थी। तो बाबा साहब ने उसको भी इक्वल किया कि भैया महिला और आदमी की मजदूरी एक जैसी होगी। तो बाबा साहब ने बहुत सारे मजदूर कानून बनाए उसमें, उस समय जब वो लेबर मिनिस्टर थे अंग्रेजी सरकार में। और उसी के तुरंत बाद देश में संविधान सभा के चुनाव शुरू हो गए 1946 में। तो बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो थी उसको उनको छोड़ दिया था। उसकी जगह उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से एक राजनीतिक दल का गठन कर लिया था। अब उस राजनीतिक दल का गठन करके बाबा साहब ने संविधान सभा के चुनाव उस पे लड़े। कांग्रेसियों ने कसम खा ली थी कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं आने देना है। ये मैंने परसों की वीडियो में बताया था, इस पे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। फिर उनकी पूरी पार्टी हार गई बाबा साहब की। फिर मुस्लिम लीग ने उसके बाद एक सीट खाली करवा के, मुस्लिम लीग ने बंगाल से अपनी सीट खाली करवा के उनको लड़वाया, संविधान सभा में लाए। उसके बाद वो फिर दोबारा से बंटवारे में वो उधर चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया बाबा साहब की सीट का जहां से थे। फिर बाबा साहब संविधान सभा से बाहर हो गए। तो उसके बाद फिर अंग्रेजों के दखल के बाद फिर 1947 में बाबा साहब को बनाया गया संविधान सभा में। और बाबा साहब संविधान सभा में हर हालत में जाना चाहते थे, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि जो पूना पैक्ट वगैरह हुआ है, जो लड़ाइयां हुई हैं, वो तमाम उसको आधार बना के अपने लोगों के जो, अगर उनको पता था अगर मैं नहीं गया संविधान सभा में तो मेरे लोगों के अधिकारों को ये जनरल, जो भी जनरल का ये जाएंगे, अपर कास्ट जो जाएंगे संविधान सभा में, ये उनको मान्य नहीं करेंगे और उनके अधिकार उसमें नहीं जुड़ पाएंगे संविधान में। तो बाबा साहब अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे कि किसी तरह संविधान सभा में जाएं। उधर कांग्रेस पूरी तरीके से बाबा साहब के विरुद्ध वो पूरा जोर लगाए हुए थी कि इसको अंबेडकर को कैसे रोका जाए संविधान सभा में आने से। लेकिन बाबा साहब की अपनी पूरी ताकत लगाई हर तरीके से, उनकी विद्वता, उनकी इतनी ख्याति, उनका तमाम रुतबा, उनका ज्ञान, उनको मजबूर करना पड़ा, कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा कि बाबा साहब को संविधान सभा में उनको लाया जाए। तो इस तरीके से, लेकिन इसमें एक बात यह है कि जहां जहां बाबा साहब लड़ रहे थे, चाहे वो पूना पैक्ट का मामला हो, चाहे पूना पैक्ट से पहले गोलमेज सम्मेलन का मामला हो, चाहे वो पूना पैक्ट का मामला हो, चाहे वो संविधान सभा का मामला हो, उससे पहले चले जाएं तो 1936 में कांग्रेस के विरुद्ध राजनीतिक दल बना के बाबा साहब की लड़ाई का, उसका पॉलिटिकल लड़ाई का मामला हो, चाहे उससे पहले मंदिर प्रवेश का मामला हो, वहां भी कांग्रेस ने निंदा की बाबा साहब की। उससे पहले 1927 में बाबा साहब ने जो पीने के पानी का आंदोलन शुरू किया, उसकी भी आलोचना की श्री गांधी ने और कांग्रेस ने कि इसने ये नहीं करना चाहिए और ये सवर्णों की मर्जी पे छोड़ देना चाहिए और ये धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, एकदम नहीं होते हैं। तो बाबा साहब की तमाम लड़ाइयों के बीच में कांग्रेस और श्री गांधी का लगातार इंटरफेरेंस चल रहा था और बाबा साहब लगातार कांग्रेस को, श्री गांधी को शिकस्त पे शिकस्त दिए जा रहे थे। वो लगातार लड़ाई को आगे बढ़ाए जा रहे थे और जीतते चले जा रहे थे। इन्होंने पूरे रोड़े बीच में खोले। तो आज मुझे लगा कि बाबा साहब का एक संक्षिप्त उनके संघर्षों का एक विवरण आपके सामने रखा जाए, जिसको कि मैं बाबा साहब के इस तमाम इन लड़ाइयों को मैं भविष्य में और मजबूती से एक एक हिस्से को, एक एक पार्ट को लेकर के आगे बढ़ूंगा कि बाबा साहब की लड़ाइयों में क्या क्या संकट आए। ये मैंने शॉर्टकट में एक संक्षेप में आपको बताया कि गांधी और अंबेडकर की लड़ाई इस देश में एक साथ 1919 से शुरू हुई और गांधी भारत की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे और बाबा साहब अपने अछूतों की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। और उसी के विरोधाभास में इन दोनों की आपस में बार बार जो संघर्षों में आमने सामने टक्कर हो रही थी। इनके आपस में जो युद्ध चल रहे थे, लड़ाइयां चल रही थी और उन तमाम संघर्षों में बाबा साहब ने गांधी को डिफीट किया और हमारे लिए अधिकार दिए, भारत का संविधान बनाया। और आज हम जिस भी हालात में हैं उस सब के लिए बाबा साहब का कोटि कोटि धन्यवाद। आगे की वीडियो में और चीज़ें मैं बढ़िया बढ़िया बाबा साहब के बारे में बताऊंगा। कैसी वीडियो लगी उस पर जरूर कमेंट करें।
शेयर करें और आगे बढ़ाएं, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय भीम।